नमस्कार साथियों। आशा है कि आपको आवाज आ रही होगी। स्वागत है आपका। कल हम कहाँ चल रहे थे जरा बताइएगा। कल जो पढ़ाया था उसमें क्या समझ में नहीं आया। मैं एक आध मिनट में स्टार्ट करता हूँ। आप अपनी परेशानियां बताएं, किस तरह की परेशानियां चल रही है। सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग, आप सभी को गुड इवनिंग। कुछ भी पूछना हो बेटा, कुछ भी पूछना हो, जो लास्ट क्लास का बताया है वो पूछ लीजिए। कुछ भी पूछना हो जो पिछली क्लास में पढ़ाया है उससे रिलेटेड। सर रुक रही है, अभी क्लास स्टार्ट करी नहीं है, तब तक रुक रही है। यस, तू कैसा हो गया है। चलिए भाई। देखिए, कल वाले प्रश्नों में किसी को कुछ पूछना हो। देखें, हमसे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई मेरे। कल मैंने आपको पढ़ाया था मल्टीपल। ये पढ़ाया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। देखिए, कल मैंने जो आपको बताया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 में क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन करा दिया था 45 मेरे भाई। ये क्वेश्चन नंबर 45 करा दिया था। अब इसके बाद आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 45 था, इसको मैं एक बार और बता देता हूं आपको मेरे भाई। देखिए, इसमें जो आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 45 को अगर हम देखते हैं
तो हमें केवल ये देखना था कि पहले एक संख्या n थी जिसको हमने क्या है कि 15 शेषफल आया था d से भाग देने पर। फिर मैंने कहा इस संख्या को अगर मैं 10 गुना कर दूं, इस संख्या को 10 गुना कर दें, इसको बताया था। तो कुल मिलाकर इस d से 150 को भाग दिया जा रहा था, तो शेषफल 6 आ रहा था। अगर यहां से शेषफल 6 आ जाए तो इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो कितना आएगा, बचा कितना, 144। तो ऐसा उत्तर होगा जो 144 का फैक्टर हो। ऐसा उत्तर होगा जो 144 का फैक्टर हो। मेरे भाइयों, आपसे कहा था कि कोई संख्या n है, कोई संख्या n है, जब इसे d से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 आता है। यहां 15 आना ये बताता है आपको कि d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है वो 15 से ज्यादा है। कितने बार भाग गया, x बार। तो यहां से n बराबर आ जाएगा dx और प्लस 15। जो बच्चे पहले से हैं, जिन्होंने रिमाइंडर को अच्छे से पढ़ा है, वो कहेंगे अगर इसका 10 गुना कर दें 10n तो ये आ जाएगा 10 dx और प्लस 150। इस पूरे में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा। अब अगर मैं इसको d से डिवाइड करता हूं मेरे साथियों, ये शेषफल देगा 0 और शेषफल 6 आया है। इसका मतलब ये है कि शेषफल जो 6 आया है वो इसने दिया होगा। यानी d से जब मैंने 150 को भाग दिया है तो शेषफल मेरे पास 6 आया है। अगर मैं शेषफल को घटा दूं तो ये 144 है। वो कैसा है, 144 है, वो d से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या है। ये जो है वो d से पूर्णतः विभक्त होने वाली संख्या है। सर कल क्लास ऑफ रहेगा क्या? बेटा कल क्या है मुझे बता दो। कल किस चक्कर में क्लास ऑफ करवा रहे हैं आप, इतना बता दे मुझे, तब तो मैं बता पाऊंगा कि ऑफ रहेगा कि ऑन रहेगा। तो उत्तर 15 से बड़ा आएगा तो उत्तर ये नहीं हो सकता, और 144 का मल्टीपल आएगा तो उत्तर ये नहीं हो सकता। अब आपने कहा 15 से बड़ा और सबसे छोटा न्यूनतम मान, तो ये भी संख्या 144 को डिवाइड करेगी, ये भी संख्या 144। इस संख्या से 150 को डिवाइड करेंगे 6 से स्वर आएगा, इस संख्या से भी डिवाइड करेंगे तब भी 6 आएगा। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि इन दोनों में सबसे छोटा मान क्या है, 16 है, तो इसका उत्तर 16 होगा। अच्छा कल 2 अक्टूबर है, मुझे लगता है पढ़ाना चाहिए भाई। सैटरडे तो नहीं होगा ना? सैटरडे नहीं होगा, कल तो फ्राइडे होगा। कल तो फ्राइडे है। देखिए तो मेरे साथियों, अभी देखिए ये लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है। देखिए ऑफलाइन में तो मैं छुट्टी करता था, ऑनलाइन में आप जाने करवाना है कि नहीं करवाना है। ऑफलाइन में तो मैं छुट्टी कर देता था अक्सर गांधी जयंती की। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको देखिए आप और बनाने का प्रयास करिए। कौन कौन बनाता है मैं देखना चाहूंगा। करिए भैया, इस क्वेश्चन को कौन कौन कर सकता है, इस क्वेश्चन को करिए। कर दो सर जी। हे पागल, अब तो छुट्टी है। आपको जैसे किसी दिन छुट्टी करना है तो उस दिन क्लास नहीं लो, आप दूसरे दिन ले लो कभी। अब तो छुट्टी के लिए आपको नहीं कहना चाहिए। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन किस किस को आ रहा है समझ में, वो बच्चा बताए। किस किस को लग रहा है कि इस क्वेश्चन को वह कर सकता है। आपसे कहा है कि जब किसी संख्या को x से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो x के कितने मान संभव हैं? तो x के कितने मान संभव हैं मेरे भाई?
ये देखो, एक बात आप अच्छे से समझ लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 25 को, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा हुआ है 25, और 25 को 4 से भाग दिया जाता है, तो 25 को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 1। 25 को 4 से भाग दिया जाता है, शेषफल 1 आ जाता है। मेरे साथियों, अगर मैं 25 में से शेषफल को घटा दूं तो ये आ जाएगा 24, और ये जो 24 है होगा वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी हमसे कहा गया है कि अगर कोई संख्या है, अगर मैंने कहा कि 25 को 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल आता है हमारे पास 1। अगर इस शेषफल को मैं संख्या में से घटा दूं, अगर इस शेषफल को इस संख्या में से घटा देता हूं तो 24 आता है। तो 24 आता है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है। इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में आपसे कुछ इस तरीके से कहना चाहूंगा मेरे भाई, कि अगर मैंने कहा कि ये कोई संख्या n है और इसको अगर मैं 4 से भाग देता हूं तो शेषफल 1 आता है। तो अगर मैं क्या करूं कि अगर इस 1 को मैं n में से घटा दूं तो ये 4 से डिविजिबल होगा, ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगी। ये कैसी होगी? ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। कैसी होगी? ये 4 से पूरी तरह डिविजिबल होगी। जिस तरीके से 25 में से 1 घटा के बचा 24, ये 4 से कटता है, उसी तरीके से आपने कहा 4 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। इसका मतलब ये है कि अगर n में से मैं 1 घटा दूंगा तो जो भी संख्या आएगी वो 4 से कटने वाली आएगी। ठीक है ना? कुछ बच्चों ने उत्तर दिया 6, 5 और 6। अब देखिए भाई, मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं। मेरे साथियों, मैंने आपसे कहा है कि कोई संख्या है जिसे 200 है, कोई संख्या 200 है, और जिसे x से मैं भाग देता हूं तो शेषफल 8 आता है। शेषफल 8 आता है, ये इस बात का प्रमाण है कि x की वैल्यू 8 से ज्यादा है। अगर शेषफल आता है 8 आता है, शेषफल अगर 8 आता है तो ये बताता है कि जो भी हमारा डिवाइजर है उसकी वैल्यू 8 से ज्यादा रही होगी। जो भी वैल्यू है वो 8 से ज्यादा रही होगी। ये ध्यान रखना, ये लेटेस्ट पैटर्न पे प्रश्न है। ये 2020 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, मार्च 2020 में, ये मार्च 2020 में ताजा तरीन प्रश्न है। मार्च 2020 में ऑनलाइन के ये कुछ फायदे हैं कि हम अपनी जो भी है मटेरियल है उसको 1 घंटे में चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट में चेंज कर सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार बुकलेट छप गई तो 2-3 महीने उसको रखना होता है। देखिए, तो मेरे भाई यहां हमें पता चला कि x की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि 200 में से, अगर भाई मैं आपसे कहूं कि 200 में से मैं अगर 8 घटा दूं, तो 200 में से 8 घटा दूं तो ये कितना आएगा? 192। 192 इज मल्टीपल ऑफ x। यानी हम ये कहेंगे कि ये जो 192 है वो x, यानी 192 है, इसे x कंप्लीटली डिवाइड करेगा। यानी 192 बटे x, यानी ये क्या है? डिविजिबल है। ये कैसा है? ये डिविजिबल है, विभाज्य होगा। यानी x 192 को पूरी तरह विभाजित करेगा। x 192 को पूरी तरह विभाजित करेगा। मेरे साथियों, कोई भी संख्या अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिवाइड होती है। कोई भी संख्या अपने फैक्टर से पूरी तरह विभाजित होती है। तो आपने कहा कि 192 के फैक्टर क्या क्या हैं?
आपने कहा 192, यानी ये हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अगर इसको डिवाइड कर सकती है, इसका मतलब होता है x इज ए फैक्टर ऑफ 192। x इज ए फैक्टर ऑफ 192, यानी x 192 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। देखिए साथियों, अगर ये बात सही है, अगर ये बात सही है तो हमें ये देखना होगा कि x क्या है, 192 का एक फैक्टर है। तो आपने कहा 192 के फैक्टरों के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप देखें 192 गुना 1, यानी ये आ गया 192 गुना 1, और ये 2 गुना कितना आएगा भाई मेरे, तो 2 गुना 96 आएगा। अगर इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 3 गुना 6 18, 3 गुना 4 12। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 गुना 4 16, 4 गुना 8 32। 5 से नहीं होगा, 6 से डिवाइड कर दो, 6 गुना 3 18, 6 दूने 12। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से कर दो, 8 दूने 16, 8 गुना 3 24। मेरे भाई 9 से हो जाएगा, तो 9 से नहीं होगा, 9 से ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है 12। अब आपने कहा 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा। 12 गुना 1 12, 12 गुना 1 12, और 12 गुना 6 72। 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से नहीं होगा, 16 से नहीं होगा, 17 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, 18 गुना 1 18, फिर 12 19 20 21। यानी 192 को अगर आप देखें कि 192 को क्या लिख सकते थे मेरे भाई, तो 192 का मतलब क्या हो रहा है यहां, देखिए 192 का मतलब क्या होता है भाई, 192 का मतलब है 64 गुना 3 दिख रहा होगा आपको ये, और 64 गुना 3 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 2 की घात 6 और गुना 3 की घात 1। तो फैक्टर्स कितने आएंगे मेरे भाई, तो फैक्टर्स आएंगे कितने, 7 गुना 2 14 आएंगे। तो आपने कहा 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, यानी फैक्टर कितने आएंगे हमारे पास, 14 आएंगे। फैक्टर आएंगे 14। अब हमारे पास ये सारे के सारे x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू है वो ये सारे के सारे कोई भी हो सकता है, लेकिन भाई x का मान 8 से बड़ा है, x का जो मान है वो 8 से बड़ा है। इसका मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता, ये 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 नहीं हो सकता। तो आपने कहा कुल मिलाकर हमारे पास 14 फैक्टर थे। कुल मिलाकर हमारे पास कितने फैक्टर थे मेरे भाई, 14 थे। तो 14 में से कितने हट गए, 1 2 3 4 5 6, तो यानी टोटल फैक्टर 14 थे, तो बच कितने गए, तो x के जो संभव मान है यानी कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 वैल्यू पॉसिबल है, 8 वैल्यू आर पॉसिबल। बहुत ही शानदार प्रश्न है अभी तक का, यानी इस पर पूछा गया अभी तक का सबसे अच्छे प्रश्नों में से एक है। आएगा तो मेरे भाई ये क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले हमें क्या है कि यहां से ये हटाया 192। अब आपसे कहा है कि 192 के फैक्टर आंसर होंगे, तो आपने कहा कि x वो है वो 192, कोई भी संख्या अपने फैक्टर से डिवाइड होती है, अगर x इसको डिवाइड करती है इसका मतलब x फैक्टर ऑफ 192 है। तो आपने कहा 192 के फैक्टर तो कितने होंगे, 14। मैंने जान लिया था यहां के 192 का मतलब क्या होता है साथी मेरे, तो ये आ जाता है 2 की घात 6 गुना 3 की घात 1, और यहां से आपने फैक्टर्स देखे कि भैया फैक्टर्स कितने होंगे, तो इसको 6 को 1 7 और ये 2 14 होंगे मेरे भाई। तो आपने कहा ये 14 फैक्टर होंगे, तो उसमें से हमें फैक्टर जो चाहिए वो 8 से बड़ा होना चाहिए। अगर 8 से बड़ा होना चाहिए तो ये नहीं है, 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 बाकी बच गए
1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है भाई, 16 से भी डिवाइड हो रहा है सर, ये सारी संख्याओं से डिवाइड होगा। 192 के ये सारे फैक्टर हैं। अगर 192 के, अगर 192 के ये सभी फैक्टर हैं तो इन सभी संख्याओं से 192 डिवाइड होगा। इन सभी संख्याओं से 192 डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये 192 के फैक्टर हैं। ये तो हमें मजबूरी में हटाने पड़े, क्योंकि यहां हम ज्ञात है, हमें ये हम यहां से पता कर पा रहे हैं कि जो वैल्यू है, जो x की वैल्यू है वो 8 से बड़ी होनी चाहिए। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं भाइयों? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं या नहीं? चलिए, एक और खूबसूरत सा प्रश्न है, वो आपके सामने आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे बच्चों का सिलेक्शन हो पाएगा, जो पढ़ते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। उसी का भैया है बिल्कुल सेम, इस जो पढ़ा है उसका बड़ा भैया है। तो देखिए क्वेश्चन किस लेवल तक आ सकता है। यानी ये भी एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था वो मार्च 2020 में हुआ था, कोरोना के पहले का ये अंतिम एग्जाम था। कोरोना के पहले का एसएससी के द्वारा लिया गया ये अंतिम एग्जाम था। इस क्वेश्चन को प्रयास करें सर। बेटा ऑप्शन से देखने में समय ज्यादा लगता, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन है वो ऑप्शन से बनाना चाहिए था। ऐसा मेरा मानना है कि ये प्रश्न ऑप्शन से नहीं बन सकता था अच्छे से, ना तो ये बनेगा ऑप्शन से और ना ही इससे पहले बनेगा। यानी ना तो 46 नहीं बन पाएगा और ना ही 47। 45 था, जो 45वां प्रश्न था उसको आप ऑप्शन से बनाए तो वो आपकी ऑप्शन में मदद करेगा। देखिए किसी ने नहीं किया अभी तक, बहुत ही गजब प्रश्न है। देखो भैया, इसमें कहा गया है कि किसी संख्या से जब 72 को डिवाइड किया जाता है तो ये लिखा हुआ है 732 को आपने किससे डिवाइड किया मेरे भाई? x से डिवाइड किया है, तो जो शेषफल आया है वो कितना आया है? 12 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 732 में से 12 घटा देंगे तो कितना आएगा? 720। और ये x से कैसा है? ये डिविजिबल है। और कोई भी संख्या किससे डिविजिबल होती है? अपने फैक्टर से। x इज फैक्टर ऑफ 740, यानी x 720 का फैक्टर है, गुणनखंड है। x 720 का फैक्टर है। तो मेरे भाइयों 720 के बारे में हम देखते हैं कि 720 का एक फैक्टर है और यहां x की वैल्यू 12 से बड़ी है। x की वैल्यू 12 से बड़ी है। तो मेरे भाई x की वैल्यू 12 से बड़ी है, तो सबसे पहले तो 720 को देखने का तरीका हमारा इस तरीके से हो गया कि ये 72 हो गया 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 10 का मतलब हो गया 2 गुना 5, यानी 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 1। तो मेरे साथियों ये 72 के टुकड़े हो गए। तो 72 के जो 720 है उसके टुकड़े कितने आ जाएंगे? तो 2 की घात कितना है? 4 और 3 की घात 2 और 5 की घात 1। ये 72 के टुकड़े हो गए। तो साहब आपने कहा फैक्टर्स कितने आएंगे? ये फैक्टर्स तो 720 के जो फैक्टर्स होंगे मेरे साथी,
720 के फैक्टर होंगे बहुत सारे, इसमें एक जोड़ दिया 5, 15 और ये 2, यानी 30 फैक्टर है हमारे पास। 720 के जो फैक्टर आएंगे मेरे साथी वो 30 आएंगे। 720 के जो फैक्टरों की संख्या आएगी वो कितनी आएगी साहब? तो 720 के फैक्टरों की संख्या आएगी 30। तो बड़ा चैलेंजिंग काम है लेकिन हमें करना पड़ेगा। आपने कहा क्या क्या फैक्टर होते हैं? तो 1 गुना 720, 720 को फिर 2 से भाग देंगे, 2 गुना 360, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 गुना 240, 4 से डिवाइड करेंगे 18 गुना 72, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुना 1 5, 2 बचेगा 5 गुना 4 20 और 5 गुना 4 20, 5 गुना 1 5, 2 बच गया 5 गुना 4 20, फिर 5 गुना 4 20, 6 से डिवाइड करेंगे तो 12 गुना 6 72 आ जाएगा। 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा कितना आएगा? ये 9। फिर आपने कहा कितने से? 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 72। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60। 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, फिर 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 गुना 4 60 और 15 गुना 8 120। 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से हो रहा है क्या? तो 16 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 16 गुना 1 16, ठीक है ना? 16 गुना 1 16, 16 गुना 4 64 और फिर कितना बचेगा? 64 के बाद 72, तो यानी 16 गुना 5 80। इसके बाद 17 से नहीं कटेगा, 18 से कटेगा। 18 गुना 4 72, 18 गुना 4 कितना आएगा मेरे भाई? 72। 30 फैक्टर करने हैं, कोई आम बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अभी 2 और चाहिए। 19 नहीं है, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे 36 आएगा। 21 से नहीं होगा, 22 23 24 से करेंगे तो 24 गुना 3 72 होते हैं। अब मुझे लग रहा है हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 30 फैक्टर हैं तो ये इतने पेयर हो गए। तो मेरे साथी जो हमारा उत्तर है वो 12 से बड़ा है, 12 से बड़ा है। इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये हट गए सारे, ये और ये। तो आपने कहा 30 फैक्टर हैं, तो आपने कहा कितने हट गए मेरे साथी? यानी पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स यानी 30 और माइनस कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को कम कर दो। तो आपने कहा एक्स की जो वैल्यू है वो 20 है, एक्स की जो संभव मान है वो भाई मेरे कितने हैं? 20 है। कुल मिलाकर एक्स के 30 मान थे, कुल मिलाकर एक्स के मानों की संख्या 30 है, यानी 720 के फैक्टरों की संख्या 30 है। कुल मिलाकर 720 के फैक्टरों की संख्या 30 है। लेकिन मेरे भाई हम यहां रुक सकते थे, कहां? यहां पर, क्योंकि यहां के बाद जो फैक्टर मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं? 12 से बड़े। यहां के बाद जो फैक्टर मिल रहे हैं वो 12 से बड़े मिल रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से हम 10 कम कर देते तो हमारा बात बन जाती। जल्दी से जवाब दें, क्या जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको अच्छे से पूरी तरह से क्लियर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जल्दी से बताएं साथियों। ये जो बात मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, क्या वो चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं? ये तीनों क्वेश्चन हैं, तीनों 2019 में पूछे गए, 20 में पूछे गए हैं
बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे हिसाब से। अब आगे चलते हैं। यानी आप चाहकर भी इसको ऑप्शन पे नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट की गहरी समझ होनी चाहिए। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये थी कि अगर ये संख्या, अगर 720 x से डिवाइड होता है तो x 720 का फैक्टर होगा, और x 720 का फैक्टर होगा तो x 720 के फैक्टरों की संख्या आ जाती है हमारे पास 30। यानी x के संभव मान कितने हैं मेरे भाई? तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 30 है। x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितनी है? 30। अगर x की पॉसिबल वैल्यू 30 है भाई, लेकिन इसमें ऐसे भी मान होंगे जो 12 से छोटे होंगे या 12 के बराबर होंगे। तो मैंने कहा 12 से छोटे और बराबर को हटा दिया, हमें उत्तर चाहिए 12 से बड़ा। तो हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ी। निश्चित तौर पर इसमें एक आध मिनट का वक्त लगना चाहिए, लेकिन जो बच्चा 2-4 बार कर लेगा, क्वेश्चन से बिल्कुल क्या है वाकिफ हो जाएगा, उसके लिए इसको करना बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। देखिए ये प्रश्न आया है हमारे पास मेरे साथियों मेंस 2018 में। देखिए आप ये तारीखों की बाजीगरी समझ लें। 2020 चल रहा है, लेकिन जो 19 वाला एसएससी था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 2019 का या 2019 में जो भर्तियां होने वाली थी उसका प्री हुआ 2020 में, और जो 2020 में प्री हुआ था मार्च में, उसका अभी तक मेंस नहीं हुआ था। तो यानी ये जो मेंस हुआ है वही हमारा लास्ट में जो हुआ था वो यही मेंस है, इसके बाद कोई भी मेंस नहीं हुआ है। आपसे कहा गया है 8 टू द पावर 2k और प्लस 5 टू द पावर 2k का एक गुणनखंड क्या होगा जब k क्या है? एक विषम संख्या है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। भाई अगर मैंने कहा कि k की वैल्यू मैंने कितनी रख दी? 2 गुना 1, और प्लस कितनी रख दी? तो 2 गुना 1। तो यहां आप देखेंगे 8 गुना 8 64, और ये 5 गुना 5 25। इसका मतलब ये हो जाएगा 89। इसका मतलब ये हो गया इस संख्या का एक फैक्टर कितना आ गया? 89। तो इसका मतलब ये आ गया कि 89 इसमें विषम संख्या रखने से 89 आ रहा है। यानी जब k बराबर 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, जहां k एक विषम संख्या है। मेरे भाइयों अगर ऐसा लगता है ऑड लेना था ना, तो इसमें ये तो ले ही नहीं सकते। इसमें हम 3 लेंगे या 5 लेंगे। आपने कहा मैं तो k की जगह क्या रखूंगा भाई? 3 रखेंगे। तो तू रख ले भाई। 3 रखने से आपकी हवा है वो निकलनी चाहिए, क्योंकि ये आ जाएगा 8 की घात 5। 8 की घात 5 सॉरी 6, ये कितना आएगा? 8 की घात 6, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 की घात 6। इसको कैलकुलेट करना आपके लिए बेहद मुश्किल होने वाला है, तो आप प्रयास ना करें। सीधा सीधा k बराबर 1 पुट करने पर, k बराबर 1 आपने यहां पुट किया, k बराबर 1 यहां आपने पुट किया, और आपको सीधे सीधे 89 मिल गया। तो चुपचाप उत्तर लगाओ और निकल लो। चुपचाप उत्तर लगाओ और निकल लो, ठीक है ना? आगे देखिए। आगे देखिए, मेरा प्रयास ये है कि मैं आपको ऑफलाइन क्लास से भी अच्छा पढ़ाऊं। मेरा प्रयास ये है मेरे साथियों, जो मैं आपको नई नई चीजें बता रहा हूं, लेटेस्ट चीजें बता रहा हूं, उसका एक ही मकसद है कि मैं आपको ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन से भी बेहतर पढ़ाऊं, जिससे आपके आने जाने का खर्चा बचे। मेरा भी कोचिंग पर जो भारी भरकम खर्चा किया जाता है, किराए से लेकर एसी और भी तमाम तरह की सुविधाएं, तमाम तरह का स्टाफ,
उसको कम किया जा सके। जो फीस हमारी लगभग 7,000 होने वाली थी, उसे हम लगभग 3,000 में आपको पूरी चीजें और उससे बेहतर पढ़ाएं। ये मेरा प्रयास है कि आगे आगे आपको धीरे धीरे आपका ऐसा भरोसा बढ़े कि नहीं, ऑफलाइन में तो अच्छा है ही, लेकिन ऑनलाइन भी बुरा नहीं है, ऑनलाइन भी हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है। क्वेश्चन नंबर है 49 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है 49। मेरे साथियों, देखो इसको, ये क्या कहता है आपसे, निम्न में से कौन सा प्रथम x प्राकृतिक संख्याओं के योग का गुणनखंड है। मेरे भाई, इस बात को आप अच्छे से समझ लें। 1 2 3 4 5 डॉट 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 है। ये क्या है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है मेरे भाई। अगर इनका योग देखें कि इनका सम क्या होता है मेरे भाई, तो ये होता है n। योग क्या होता है? तो इनका जो योग होता है वो होता है n इंटू n+1 अपॉन 2। यानी प्रथम n, ये लिखा हुआ है प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर इनका योग चाहिए तो n इंटू n+1 अपॉन 2, n इंटू n+1 अपॉन 2। देखिए, एक आध क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है क्या? ये 48, ये 40, कौन सा था ये, 7, सारे करा दिए हैं एक लाइन से। देखिए मेरे भाई, तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आपसे कहा है कि n प्राकृतिक संख्याएं, यानी 1 2 3 4, और ये कहां तक जा रहा है भैया? 25 तक। इसका मतलब ये हो गया कि n की वैल्यू कितनी लिखी है? 25। तो योग का गुणनखंड क्या है? तो आपने का योग क्या आएगा? सम n इंटू n+1/2। n भैया हमारे पास 25 है, और n में 1 जोड़ देंगे तो 26 है, बटे 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25, और गुना कितनी है? 13। तो आपने कहा कि हमें फैक्टर देखना है, इसका एक फैक्टर में से क्या है? तो भाई, इसका जो फैक्टर होगा वो इस संख्या को डिवाइड करेगा। तो आपने कहा ये ऑड नंबर है, और कोई भी ऑड नंबर 26 से डिवाइड नहीं होगी, यानी कोई भी ऑड नंबर है वो इवन नंबर से डिवाइड नहीं होती। अगर फैक्टर होगा, अगर 26 फैक्टर होगा तो इसको डिवाइड करेगा। तो आपने कहा 26 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ये भी ऑड नंबर है, ये भी डिवाइड नहीं कर पाएगा, ये भी इवन नंबर है। मुद्दे की बात यह है कि विषम संख्या को केवल विषम संख्या ही डिवाइड कर सकती है। विषम संख्या को केवल विषम संख्या ही डिवाइड कर सकती है, क्योंकि ये मेरे साथी क्या है? ऑड, और इंटू ऑड बराबर ऑड आएगा, विषम इंटू विषम बराबर विषम आएगा। तो मेरे भाई, देखने से आपको पता लग रहा था कि किसी भी विषम संख्या को कोई भी सम संख्या छू नहीं सकती। डिवाइड करने की तो बात दूसरी है। ये विषम संख्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा मेरे भाई? इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा विषम। क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो विषम संख्या आएगा, और विषम संख्या को कोई भी सम संख्या छू नहीं सकती। ना तो 26 से डिवाइड होगा, ना 24 से डिवाइड होगा, ना 12 से। आप देख रहे हैं 13 यहां है, और 13 इसमें एक फैक्टर है। इसका मतलब ये 13 से कट जाएगा। इसका मतलब ये 13 से कट जाएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर मुझे मेरी समझ नहीं आया बेटा। अगर आपको नहीं समझ में आया है
तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। अब मैं 4 क्वेश्चन आगे आ चुका हूं, अब पीछे जाना मुझे उचित नहीं लगता। वहां मैंने आपसे पूछा था, आप एक बार फिर देख लेना वीडियो को, वीडियो अवेलेबल है। सर के की वैल्यू 3 पुट करते तो इट होगा या नहीं सर? बेटा मैंने इसलिए चेक नहीं किया क्योंकि जब हमारा एक की वैल्यू करने से काम बनता है तो मैं इतना आगे क्यों जाऊं, मैं इतना आगे क्यों जाऊं। आप 3 वैल्यू पुट करके ये देख लेना, मैंने आपको ये चीजें पढ़ा दी हैं। तो और यस आप पुराने बच्चे हो, ए की घात एन और प्लस बी की घात एन, ए की घात एन में और बी की घात एन में जब एन क्या हो ऑड, जब एन ऑड होता है, जब एन ऑड होता है तो इसका फैक्टर हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होता है, ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होता है। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया होगा, ठीक है ना? ऐसा कुछ मैंने आपको बताया होगा, आप चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ये क्वेश्चन शायद मैं आपको करा चुका हूं। देखिए इसमें लिखा हुआ है ऐसी कौन सी संख्या है जिसको एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू के फॉर्म में लिखी जा सकती है। यानी इसका मतलब क्या है कि ये 3 फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, 3 फैक्टर है, 3 और क्या है ये फैक्टर है। अगर किसी संख्या को लिख रहे हैं तो इस संख्या में कितने 3 फैक्टर। आपने कहा 7 एक विषम संख्या है और विषम सॉरी 7 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं। ये 7 एक प्राइम नंबर है तो इसमें 2 ही फैक्टर होंगे, 5 एक प्राइम नंबर है तो इसमें 2 ही फैक्टर होंगे और 3 एक प्राइम नंबर है तो इसमें 2 ही फैक्टर होंगे। प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर होते हैं तो इसमें 2 फैक्टर होंगे, इसमें 2 फैक्टर होंगे, इसमें 2 फैक्टर होंगे। भाई इसको लिखा जा सकता है 1 गुना 2 और गुना 3। अगर मैं यहां इसको कह दूं n है तो मेरे भाई एक n हो गया, ये n से एक ज्यादा है तो n प्लस 1 हो गया और ये इससे भी एक ज्यादा है तो ये n प्लस 2 हो गया। इसका मतलब है कि जो 6 है उसको आप n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू के रूप में लिख सकते हैं। n इंटू एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है? n इंटू एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? ऐसे लिखने की आपको जरूरत नहीं थी, आपने तो केवल ये देखा कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं और यहां ये 3 संख्याएं गुणनफल के रूप में लिखी है, यानी कम से कम 3 फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। तो आपने कहा कि ये 2 फैक्टर वाले हैं तो आंसर हमारे पास ये हो जाएगा कि एक 6 संख्या है जो कैसी है, कंपोजिट नंबर है और कंपोजिट नंबर को 2 से अधिक फैक्टरों के रूप में लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, देखें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब आया है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो मेरे साथियों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है इस बात को जान लें। देखिए नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। मेरे भाई
बेटा सारी पीडीएफ अपडेट होंगी, सारी अपडेट हैं। जैसे मैंने कहा ये लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड, घात a b और ये c। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स a प्लस b प्लस c, वेयर x, y, z आर प्राइम नंबर्स। जहां x, y, z क्या है, जहां x, y, z क्या है, प्राइम नंबर्स है। आपने का कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी, कोई बात नहीं है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मेरे भाई, जैसे मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिया आपके सामने, ये लिखा हुआ है 12, 12 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 2 की घात कितना है भाई मेरे, 2, और 3 की घात 1। तो आपसे कहा है ये प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है हाँ। तो आपने कहा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आएंगे मेरे भाई, प्राइम और ये फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 और प्लस 1 बराबर 3। एक इसकी विधि होती है, बचपन में अगर आपने तीसरे चौथे क्लास के बच्चे को अगर किसी को पढ़ाते हैं, आपको तो याद नहीं होगा कि तीसरे चौथे क्लास में क्या था। तो फैक्टर ट्री बनाते हैं हम, प्राइम फैक्टर ट्री बनाते हैं इस तरीके से। भाई ये लिखा हुआ है 12, 12 के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो 2 और एक 6। अब 6 के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो 2 और एक 3। तो इस तरीके से हमारे पास 12 के कितने प्राइम फैक्टर हो गए। अब ये प्राइम पर रुकेगी, कहां रुकेगी भैया, ये प्राइम पे, प्राइम से आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये भी प्राइम है। अगर कोई महारथी कहता है कि इसको आप क्या कर दो 3 और इसको बढ़ा दो 1, ऐसे भी कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 1 इज नॉट प्राइम, क्योंकि जो 1 है वो प्राइम नहीं है। तो यानी जो हमारी पेड़ है वो यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप देखते हैं कि प्राइम फैक्टर कितने आ जाएंगे। तो प्राइम फैक्टरों की संख्या हम ऐसे भी देख सकते थे, 1, 2, 3। यानी 12 में प्राइम फैक्टर कितने होंगे, 1, 2, 3। मैंने इसको डायरेक्ट बता दिया। मेरे भाई अगर मैं ये कहता हूं, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमारे पास कि 15 में कितने फैक्टर होंगे, 15 में कितने फैक्टर होंगे, 15 में कितने प्राइम फैक्टर होंगे। तो आपने कहा 3 और गुना कितना होगा 5, 3 की घात 5 है। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर मेरे साथी, प्राइम फैक्टर। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर की बात करेंगे तो 1 और प्लस 1 इन कितने आ जाएंगे 2। अगर फैक्टर ट्री बनाता तो ऐसे बनती, ये और ये 3 और ये 5, ये प्राइम पर रुक गए, ये प्राइम पर रुक गए। मेरे भाई अगर मैं ये कह देता कि 15 का स्क्वायर है और इसमें कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे, तो भाई आप इसको देखेंगे 15 का अगर स्क्वायर है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो आपने कहा 3 गुना 5 होता है, घात 2 है तो 2 लग जाएगी। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने आएंगे। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे 2 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा 4। 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा। मैंने कहा एक संख्या लिखी है हमारे पास 30,
अगर 30 में देखेंगे तो 2 गुना 3 और गुना 5, 1 2 और 3। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बराबर आ जाएगा 1 + 1 + 1, यानी कितना आ जाएगा 3। अगर मैं आपको फैक्टर ट्री बना के बताऊं, पहले 2 से डिवाइड किया तो ये 2, तो ये आएगा 15, फिर इसको फिर किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 5 है। 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, ये फैक्टर ट्री कहते हैं इसको। लेकिन हमें जरूरत नहीं थी इसकी। देखिए मेरे भाई, तो अब हम अपने प्रश्न पे आ जाते हैं। जो प्रश्न था हमारा, क्वेश्चन नंबर था 51। आपसे कहा गया है इसके फैक्टर बताइए। ये लिखा हुआ है इतना, भाई ये लिखा हुआ है 180 और इसको लिखा जा सकता है 45। 4 गुना 45, 4 गुना 45, 4 का मतलब होता है 2 की घात 2 और 45 का मतलब होता है 9 गुना 5। आपने कहा ये भी फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं। हमें प्राइम की पावर लिखनी है, 2 की, 2 प्राइम है तो इसकी घात, 3 प्राइम है तो इसकी घात और 5 प्राइम है तो इसकी घात। तो अब आप देखेंगे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की जो आएगी, इस पे कितनी है 2 घात है, इस पे भी 2 घात है, इस पे भी 1 घात है, यानी कितने प्राइम फैक्टर आएंगे इसमें 5। इसमें कितने प्राइम फैक्टर आएंगे मेरे भाई? तो इसमें प्राइम फैक्टरों की संख्या कितनी आ जाएगी साहब? 5 आ जाएगी। इसमें प्राइम फैक्टरों की संख्या आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी? 5। इसमें प्राइम फैक्टरों की संख्या आएगी, वो कितनी आ जाएगी? 5। ठीक है। आपको ये क्वेश्चन भले ही कठिन लगे, लेकिन यकीन मानिए ये दूसरे और तीसरी क्लास में है। दूसरे और तीसरी क्लास में या तीसरी और चौथी क्लास में ये प्राइम फैक्टर ट्री की कॉन्सेप्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ अगर मैं देखूं तो ये क्या कहता है, देखिए मेरे भाई, ये लिखा हुआ है प्राइम फैक्टर बनाने थे तो मैंने क्या कर दिया, ये लिखा हुआ है 25 की घात 12, ये लिखा हुआ है 10 की घात ये, और ये लिखा हुआ है 14 की घात 7। आपने कह दिया नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, और आपने लिख दिया ये 12 + 7 और +7, इन 12 और ये 14 और ये आ जाएगा 26। तो मेरे भाइयों ये 26 तो आ गया, लेकिन ये हमारे पास गलत उत्तर हो गया। आपने कहा गलत क्यों हो गया सर? तो आपसे कहा है कि ये संख्याएं जो हैं वो प्राइम होनी चाहिए। क्या ये प्राइम है? क्या ये प्राइम है? और क्या ये प्राइम है? अब आप कान पकड़ेंगे, हाँ सर ये प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? तो ये जो प्रश्न लिखा हुआ था हमारा, यानी ये लिखा हुआ था हमारा 25 की घात 12, फिर लिखा हुआ था हमारे पास 10 की घात 7 और फिर लिखा हुआ था 14 की घात 7। सबसे पहले इनको प्राइम फैक्टर में तोड़ो। तो इसको लिखा जा सकता है 25 यानी 5 की घात 2 और ये कितना आएगा? इतना। इसको लिखा जा सकता है 2 गुना 5 इसकी घात 7। इसको लिखा जा सकता है 2 गुना 7 और इसकी घात कितना आएगा? 7। मेरे भाई ये आ जाएगा आपके पास 24, 2 की घात 7 + 5 की घात 7, ठीक है ना? ये आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 7 और +7 की घात 7। भाइयों आप देख पाएंगे 5 की घात 24 तो ये रहेगा ही रहेगा। आपने कहा इन दोनों को बुला लो, 2 की घात 14 हो जाएगा और ये 5 की घात 7 को अगर मैं यहां मिला देता तो ये कितना हो जाता मेरे भाई? तो अगर ये देखें कि हमारे पास 24 है और ये 7 है तो कितना आता है? ये 31।
तो अब आपने कहा ये और ये हो गए, तो ये केवल 7 की घात 7 बचेगा, हाँ या ना। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आप देखें कितना है, 31 प्लस 14 और ये 7, 21 और ये मुझे लग रहा है 52 होगा, मुझे लग रहा है क्या आएगा, 52 आएगा। बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा है। इसको मैं डायरेक्ट बताऊंगा आपको। एक तो तरीका था, ये हमने सॉल्व किया और उसके बाद हम उत्तर पे पहुंचे। एक तो तरीका था कि हमने सॉल्व किया, उसके बाद हम उत्तर पर पहुंचे। दूसरा क्या है उसको भी देख लो, दूसरा क्या है आप उसे भी देख लें। क्या ये बात आपको समझ में आई है? ठीक है। देखिए भाई, कुछ बच्चों का आंसर 40 आ रहा है। देखिए भाई, अगर मैं इसके फैक्टर नहीं करता और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को बातें बहुत क्लियर से समझ में आ रही हैं, तो मैंने कहा कि इसको मैं अब डायरेक्ट देखता। मेरे भाई, आपने कहा डायरेक्ट कैसे देखते, तो मैं डायरेक्ट इसको देखने का जो तरीका था मेरे पास वो ये था कि अगर मैं ये कह देता आपसे आपने कहा कि 25 में दो फैक्टर होते हैं, जो हमारा 25 है उसमें दो फैक्टर होते हैं, 5 गुना 5, तो दो का इसमें 12 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 24। इसमें दो फैक्टर होते हैं, 10 में भी क्या होते हैं, दो फैक्टर। किस कौन कौन से होते हैं, एक और ये दो, तो ये दो फैक्टर होते हैं। दो में 7 का मल्टीप्लाई किया 14, 14 में भी हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, एक और एक, दो, तो दो का यहां किया तो 14, तो ये आएगा 28, 28 और 24 52। इस तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके को केवल वो लोग अपनाएं जिनका दिमाग बहुत ही फास्ट है और चीजों को समझ सकते हैं। मैंने आपको ऐसे बताया है, ठीक है ना। मैंने आपको जो प्रश्न बताया है वो कुछ इस तरीके से समझाया है। जो पहली बार बच्चा पढ़ता है वो इस तरह से करना चाहिए, और जो महान हैं, पुराने पापी हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं। जो पुराने पापी हैं, जिनको चीजें आती हैं कि 25 में दो फैक्टर होते हैं, दो का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 24, 10 में दो फैक्टर होते हैं, दो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 14, 14 में भी दो फैक्टर होते हैं, दो का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये इतना। इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वही करें जो कर सकते हैं। मेरा काम है चीजों को क्लियर कराना, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बताया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 53 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 की अगर मैं बात कर लेता हूं, देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर लेते हैं। मेंस 2018 का प्रश्न है। प्रश्न कैसा है ये आप खुद देख लें। देखिए मेंस में पूछा हुआ है, हालांकि कोई इसका लेवल है नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा, तो ये लिखा हुआ है 6 की घात 3, 3 और 3, फिर लिखा हुआ है 7 की घात 2, 2 और 2, फिर लिखा हुआ है 8 की घात 1, 1 और 1। भाई ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले हमें जो बेस है 6, 7 और ये प्राइम बनाना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बनाना है। इसको लिख सकता हूं मैं 2 की घात 1 और गुना 3 की घात 1। 6 को लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 3 की घात 1, और इसकी घात 3, 3 और ये 3। ये 7 तो पहले से ही है, प्राइम ही है, तो इसको
और इसको लिख सकते हैं 8 को 2 की घात 3 और ये लिखेंगे 11। मेरे साथियों, अगर मैं इसको देखता हूं, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे 2 की घात 333 और इंटू 3 की घात 333 और ये आ जाएगा 7 की घात इतना और ये आ जाएगा यहां 2 की घात इतना। भाई अगर आप इसको और देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे ये आ जाएगा हमारे पास, ये 2 है और ये भी 2 है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 333 यानी 666। आपने कहा फिर कितना आएगा, 3 की घात 333 और 7 की घात कितना ये। अब हमने कहा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो आपने कहा 600, 300 और 200। 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11 और 1 12, यानी आएगा 1221। हमारे पास जो उत्तर आ जाएगा वो कितना आएगा, 1221। जो हमारे पास उत्तर आएगा वो आएगा 1221। जो हमारे पास उत्तर आएगा ये आएगा 1221। ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों के लिए है, जिनका जो नए हों या पुराने हों, सारे बच्चों का यही आना चाहिए। ठीक है ना, सारे बच्चों का उत्तर यही आना चाहिए। सारे बच्चों का उत्तर यही आना चाहिए। सारे बच्चों का उत्तर यही आना चाहिए। मेरे भाई अब हम इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। देखिए, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें हमें देखना क्या है, 6 में 2 फैक्टर होते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 666। आपने कहा 6 में कितने फैक्टर होते हैं, 2, 2 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 666 हो जाएगा। इसमें एक ही होता है तो 2 रहने दो। इसमें 3 फैक्टर होते हैं, 3 का मल्टीप्लाई 111 से करेंगे तो 300। 6 और 5 11, 6 और 5 11 और 1 12, 6 और 5 11 और 1 12। तो ऐसे किया जा सकता है। आपने कहा क्यों, क्योंकि यहां 2 फैक्टर हैं तो 2 गुना 333, यहां एक ही फैक्टर है तो जैसा का तैसा, यहां 8 में 3 फैक्टर हैं तो 3 गुना 11। आपने कहा 6 में 2 फैक्टर है तो 2 गुना 33, इसमें एक ही फैक्टर है तो जैसा का तैसा, और इसमें 3 फैक्टर है तो 3 गुना, तो ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। डायरेक्ट भी बन जाता है, लेकिन मेरा काम है आपको हर चीज से वाकिफ कराना, हर चीज को बहुत अच्छे से समझाना, आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन, पूरी तरह से सेटिस्फाई करना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर है, देखिए देखिए ये जो क्वेश्चन है भाई, ये जो क्वेश्चन है वो मींस 2017 में आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आप प्रयास करें इस प्रश्न को करने का, आप प्रयास करें इस प्रश्न को करने का। चलिए, इस क्वेश्चन पे लगाइए दिमाग, कौन करता है इसे, करिए बेटा। डायरेक्ट बहुत इजी है, ये अच्छी बात है, इजी है, लेकिन मेरा काम है आपको कोई जादूगरी बताना नहीं है कि मैं आपको मूल कॉन्सेप्ट को हटा के वो सीधा सीधा बता दूं ऐसे कर देना वैसे कर देना। मेरा जो काम है, मेरा जो मुझे लगता है कि आपको सारी की सारी चीज आपको हकीकत में बताना, हर चीज को आपको जैसा है वैसा बताना, और जैसा है वैसा बताना, तो इसलिए मैं आपको हर तरीके से जैसा होता है वैसा बताने की कोशिश करता हूं।
उसमें किसी तरह की पॉलिश, किसी तरह का पेंट पुट्टी नहीं करता, जैसा है वैसा बताना। ठीक है, आगे देखिए। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चों ने किया होगा। साथियों, अब मेंस का क्वेश्चन है तो आप ये मान के चलें कि कुछ ना कुछ तो आपसे वो चाहता है। अगर मेंस में आता है प्रश्न तो इसका मतलब कुछ ना कुछ लेवल है उसका। n बराबर लिखा हुआ है 3 की घात 14, 3 की घात 13 और -12। ठीक है मेरे भाई, इतना लिखा हुआ है। सॉरी। सॉरी दोस्तों, माफ करिए। मौसम बदल रहा है, जुकाम खांसी होना स्वाभाविक सी बात है। मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया? यहां से मैंने, अगर मैं 12 कॉमन ले लेता हूं, 3 की घात 12, ये बचेगा हमारे पास 3 की घात 2 प्लस 3 की घात 1 और -12। मेरे भाई यहां 3 की घात 12 है हमारे पास, और इसको देखेंगे 9 और 3 12, तो ये भी 12 है, -12। अगर मैंने 12 कॉमन ले लिया मेरे भाई, तो ये क्या बचेगा? 3 की घात 12 और -1। यानी हमारे पास बच गया कि ये लिखा हुआ 12 कॉमन ले लिया, तो ये बचा है 3 की घात 12, और -1 की घात 12 लिखने में आपको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। और अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसको 3 की घात 6, ये लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने कहा इसको 3 की घात 6 की घात 2 और -1 की घात 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? a² और b²। और अगर a² माइनस b² लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a+b और a-b, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये लिखा जाएगा 3 की घात 6 -1 और 3 की घात 6 और +1। मेरे साथियों, 3 की घात 6 की वैल्यू आपको बताई होगी जरूर, 729 होती है। तो आप लिख सकते हैं 12 गुना, ये 729 में से एक घटा देंगे तो 728 हो जाएगा, और 729 में एक जोड़ देंगे तो 730 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है 12, 728, ये 73 और ये लिखा हुआ है 10। तो सबसे बड़ी प्राइम नंबर क्या है? तो आप ये देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें इसमें ये दिख रही है। उपलब्ध विकल्पों में हमारे पास ये मिल रहा है। उपलब्ध विकल्पों में हमारे पास 73 दिया है, और यहां भी हम 73 को फैक्टर के रूप में देख पा रहे हैं। यहां भी हम 73 को फैक्टर के रूप में देख पा रहे हैं। यहां भी हम 73 को एक फैक्टर के रूप में देख पा रहे हैं। यहां भी हम 73 को एक फैक्टर के रूप में देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, यहां भी हम 73 को एक फैक्टर के रूप में देख पा रहे हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? आगे देखिए, अगला प्रश्न क्या है? तो ये हमने क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर से रिलेटेड, चाहे वो फैक्टर्स हों चाहे प्राइम फैक्टर्स हों, इतनी सारी बातें हमने पढ़ी। मूल कॉन्सेप्ट तो यही है। इसके बाद क्वेश्चनों को घुमाना तो उसका काम है, लेकिन आपको चीजें आती हैं तो आप क्वेश्चनों पे अपनी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है ना? चलिए मेरे भाई, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? 5 होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहता है? अब देखिए, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं, कभी भी पूछ लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन समझना पहला क्या है, रेसिप्रोकल क्या होता है। सबसे पहले रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? देखिए, रेसिप्रोकल क्या होता है? देखिए, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम। अगर कोई संख्या ए है, ये संख्या, ये कोई नंबर है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भाई मेरा? रेसिप्रोकल, तो आपने का रेसिप्रोकल होगा 1/a या ए की घात -1। यहां जो संख्या और रेसिप्रोकल का जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, गुणनफल प्रोडक्ट है, वो 1 होना चाहिए। तो a इंटू 1/a बराबर कितना आएगा? 1। अगर हमारे पास यहां लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो इसका रेसिप्रोकल देखेंगे तो 1/a², या आप कहेंगे ए की घात -2। अगर ध्यान रखें 1 है और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1 ही होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। आपने कहा 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/2 होगा। 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/3 होगा। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ये तो संख्या हो गई और ये रेसिप्रोकल हो गया, तो इसका उल्टा कर दो तो 7/2। आपने कहा ये लिखा हुआ है 3/4, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो उल्टा कर दो 4/3। इनका मतलब होता है रेसिप्रोकल। ये क्या हो गए हमारे पास? रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम। इनको कहते हैं हम रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। ठीक है ना? आपने कहा इन दोनों का, देखिए ये लिखा हुआ है 2/7 और ये 7/2, गुणनफल कितना है? 1। तो अगर दो संख्याएं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, अगर दो संख्याएं एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो उनका गुणनफल हमेशा 1 होगा। अगर मैं कहता हूं ए और ए का रेसिप्रोकल बी है, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी का गुणनफल 1 होना चाहिए। अगर मैंने कहा कि संख्या ए का रेसिप्रोकल बी है, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि ए और बी का गुणनफल इतना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए भाई, क्वेश्चन क्या है हमारा? तो आपसे का रेसिप्रोकल का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर है हमारे पास, आपसे कहा गया है, ये लिखा हुआ है a/b प्लस लिखा हुआ है c/d, का रेसिप्रोकल क्या होगा? का रेसिप्रोकल क्या है? रेसिप्रोकल, तो आप भैया कुछ नहीं करो, ये जो पूरी संख्या है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1 और ये आ जाएगा a/b और प्लस c/d। हाँ या ना? आपने कहा ये लिखा हुआ हमारे पास a और ये 1/a, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा भैया? कुछ नहीं करो आप, ये लिखो 1 और 1 के नीचे इस पूरे नंबर को लिख दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/a और ये 1+1। भाई अब क्या होगा? इस तरीके से लिखना ही रेसिप्रोकल है, यानी जो संख्या यहां थी उसको सीधे सीधे, ये जो संख्या है उसको सीधे सीधे 1 के लिख दें। ठीक है ना? ये चीजें आती हैं। अगर कभी लिखा हुआ है a/b डिवाइडेड बाई c/d, ठीक है मेरे भाइयों, तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी आ जाता है, कभी a/b और ये लिखा हुआ है c/d। तो मेरे भाई इसको लिखने का तरीका अगर आपने बचपन में पढ़े हैं तो a/b
और इसे डिवाइड के साइन को हटाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो, तो डी अपॉन सी। कुल मिलाकर क्या होगा, ए डी और इंटू क्या आएगा, सी और ये बी, सी और बी। यानी हम ये कहें कि दो संख्याएं इस तरीके से लिखा हुआ ए अपॉन बी और ये लिखा हुआ हमारे पास बी अपॉन ये सी अपॉन डी। तो मेरे भाई ये सबसे ऊपर की यहां पहुंच जाती है तो ए इंटू डी हो गया और ये हो जाएगा बी इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, आशा है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए ये देखिए ये आ गया है हमारे पास। तो आपसे कहा गया है कि इसके और इसके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम। पहले तो इसका और इसका व्युत्क्रम, तो आपने कहा कि इन दोनों का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा मेरे भाई, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा 6/7। ठीक है ना, तो आपसे कहा है कि इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, तो 6/7 और इसका व्युत्क्रम कितना आएगा, तो 9/1, उल्टा कर दिया। ठीक है ना, अब आपसे कहा गया है इसके और इसके व्युत्क्रम और के योग का व्युत्क्रम, तो आपने कहा इसका योग करो, इसके और इसके व्युत्क्रम के योग का व्युत्क्रम। अब इसका फिर रेसिप्रोकल करना है, तो इसका फिर रेसिप्रोकल करना है तो इसका मतलब क्या आएगा 1 अपॉन समथिंग, यानी 6/7 और प्लस 9/1। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 और ये 9 गुना 7 63 और बटे 7, ये 7 छलांग लगा के ऊपर आ जाता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 अपॉन और 69, ये आ जाएगा 7 अपॉन 69, 7 अपॉन 69, यानी हमारा उत्तर आ जाएगा 7 अपॉन 69। पहले आपने कहा कि इसके और इसके इनके व्युत्क्रम किए तो भैया व्युत्क्रम कर दिया, फिर आपने कहा योग करो तो योग कर दिया और फिर योग किया उसका भी रेसिप्रोकल, तो ये आ गया। ठीक है ना, देखिए बता रहा हूं तब भी आप गलत कर गए, 69/7 कर गए ना, आप कर गए ना। ठीक है ना, तो गलतियां इस तरीके से हो जाती हैं, क्वेश्चन कठिन नहीं है लेकिन वो लैंग्वेज है वो उससे हम वाकिफ नहीं है, या हम ये कहें उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर नहीं है। जो लैंग्वेज है उससे हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए हमसे गलतियां हो जाती हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि इसके और इसके व्युत्क्रम, तो इन दोनों के व्युत्क्रम, फिर आपने कहा योग तो योग कर दिया और फिर का व्युत्क्रम तो एक बार और कर दिया, तो 2 बार रेसिप्रोकल करवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, तो क्वेश्चन नंबर है 56। देखें देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 56 को आप देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है, इसमें आपसे कहा गया है कि दोनों संख्याओं के ये विरुद्धानुपाती का मतलब देखो रेसिप्रोकल ही लिखा हुआ है, तो हिंदी बदल सकती है, विरुद्धानुपाती हो गया, लेकिन यहां भी रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, यहां भी रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, यानी हिंदी इधर से उधर कर सकता है, लेकिन इंग्लिश में रेसिप्रोकल है वो रेसिप्रोकल ही रहता है, उसका नाम बदल नहीं सकता। इसलिए हिंदी में और इंग्लिश में, तो हिंदी हमें आती है, इंग्लिश में क्वेश्चन को पढ़ना और समझना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर किसी भी अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको चीजों को इंग्लिश में भी पढ़ना और समझना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, आपसे कहा गया है कि दोनों के विरुद्धानुपाती के योग का, तो सीधे सीधे पहले इनका क्या करो साहब, तो पहले इनका क्या करो, रेसिप्रोकल करो। सबसे पहले इनका रेसिप्रोकल करो, तो भाई इनका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 8/3 और 11/8। फिर आपने कहा क्या करो, इनको जोड़ दो, दोनों के विरुद्धानुपाती का योग तो जोड़ दिया और फिर का रेसिप्रोकल, फिर उसका भी रेसिप्रोकल कहा है,
तो आपने 1/समथिंग, तो ये आ जाएगा। देखिए, ये देखिए, अब आ गया होगा बेटा, ये देखो। अरे अगेन क्या करवा दीजिए, क्वेश्चन अगेन करवा दीजिए, सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, जैसा 55 था वैसा ही 56 है। ये क्वेश्चन आ गया होगा ना रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग में तो प्रॉपर चलेगा। ठीक है ना, अगेन करवा दीजिए, जैसा क्वेश्चन वो था वैसा ही ये है। ये लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए साथियों, ये लिखा हुआ हमारे पास एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के दो गुने का योग। आपसे कहा है एक गैर शून्य संख्या, तो आपने कहा x, और उसके व्युत्क्रम, तो आपने कहा इसका व्युत्क्रम क्या होगा ये, और व्युत्क्रम के दो गुने का योग जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 33/4। यानी आपसे कहा है एक गैर शून्य संख्या, तो आपने कहा x ले ली, और उसका व्युत्क्रम तो 1/x और उसका दोगुना। एक गैर शून्य संख्या और उसके व्युत्क्रम के दोगुने का योग है वो 33/4 है। तो संख्या पता लगाएं, संख्या पता लगाएं मेरे भाई। जैसे ये लिखा हुआ है 2, ये लिखा हुआ है हमारे पास x, और ये लिखा हुआ है 2/ये। अगर भाई मैं इसको लिखूं ये 8 सही 1/4 अगर मैं लिख दूं, तो आपकी तकलीफ कुछ नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ये कितना आएगा 8, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 गुना 4 32 और 1 33। लेकिन आपने कहा सर कुछ हो नहीं रहा है। अरे होगा, आप क्या करो, यहां 2 का मल्टीप्लाई करो और यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करो, तो आप देख पाएंगे कि ये आ जाएगा 8 और प्लस 2 इंटू 1/8। और इस तरीके से आप देख पाएंगे x और इंटू 2 इंटू 1/x। आप कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन कर दिया, तो कंपैरिजन कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी साथियों मेरे, 8। अगर आप कंपैरिजन कर पाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है ना, x की वैल्यू आ जाएगी 8। आपको बताया गया था कि ये एक संख्या है, ये उसका रेसिप्रोकल है, और इसका दोगुना इसके बराबर है। तो जिस फॉर्म में ये है उसी फॉर्म में इसको किया, 4 से डिवाइड किया, तो 8 गुना 4 32 और 1 33। लेकिन हमें 2 एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, ये 2 ये आ गया, और ये 1/8 हो गया, ये 1/8 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 58। ठीक है ना, फिर आपसे कहा गया है कि एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम, एक अशून्य संख्या और इसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग, 10 गुने का योग 7 है, तो वह संख्या बताएं। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम के 10 गुने का योग इतना है। भाई ये जो आंसर आ रहा है हमारा कैसा है, पूर्णांक है। ये जो उत्तर है 7 है वो कैसा है, 7 है वो होल नंबर है। 7 क्या है, होल नंबर है, पूर्णांक है। मेरे भाई अगर ये होल नंबर है, पूर्णांक है, इसका मतलब ये जो x है वो 10 को डिवाइड करेगा तभी पूर्णांक आएगा। ये मान लीजिए पूर्णांक संख्या है, और ये x अगर इसको डिवाइड कर देगी तो पूर्णांक आ जाएगा। तो मेरे भाई x इसको डिवाइड करेगी, तो x इसको डिवाइड करेगी तो 6 10 को डिवाइड नहीं कर सकता, 3 डिवाइड नहीं कर सकता, 4 डिवाइड नहीं कर सकता। यानी पुट करेंगे हम, क्या पुट करें भाई, मैंने कहा कि x बराबर में 5 पुट करके देखता हूं, तो ये आ जाएगा 5, 10 गुना 1/5। यहां इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 कितना आएगा, 7। इसका मतलब उत्तर आ जाएगा हमारा ये। ठीक है साथियों, इसके आगे की कहानी हम कल बात करेंगे, इसके आगे की कहानी पे हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें आप, आबाद रहें।
खूब पढ़ाई करते रहें।